गुड इवनिंग। आज हम राष्ट्रीय वन नीति 1952 नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 पढ़ेंगे। अभी हाल ही में हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जब से ये एग्ज़ाम अभी लग रहा है कि मई के लास्ट में होगा, तो हम लोग सोच रहे हैं कि मई के लास्ट के पहले तक हम अपना सिलेबस कंप्लीट करा करके अपलोड कर दें आप सबके लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1952। राष्ट्रीय वन नीति 1952, अब इस टू द पॉइंट बात करेंगे। इसका एम क्या था? राष्ट्रीय वन 1952 का एम ये था कि पहला था कि पहली बार देश के कुल भूभाग का 33% वन क्षेत्र को रखने की बात की गई। तो इसमें बोला गया कि पहली बार 33% वन क्षेत्र 33% वन क्षेत्र रखने की बात की गई। 33% वन क्षेत्र रखने की बात, इसका मतलब क्या है? वन क्षेत्र कितना होना चाहिए? कुल भूभाग का, कुल भूभाग भूभाग का मतलब कि जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, जब 1947 में आज़ाद हुआ, तो उस समय भारत का जो भी जियोग्राफिकल एरिया है, पूरा जो भी भौगोलिक एरिया है, ठीक है, इस अपने पूरे भौगोलिक एरिया के, इस टोटल पूरे भौगोलिक एरिया का कितना होना चाहिए? फॉरेस्ट कवर आपका कितना होना चाहिए? फॉरेस्ट कवर होने का मतलब कि आपका वनावरण ये होना चाहिए 1/3। कितना होना चाहिए? 1/3। अगर टोटल भौगोलिक एरिया ये टोटल है, इसमें इस पूरे भूभाग क्षेत्र का वनावरण 1/3 होना चाहिए। हुआ क्या था कि जब 1947 में इंडिया आज़ाद होता है, 1947 में भारत की आज़ादी मिलती है, तो इसके बाद से बहुत से यहाँ पे क्या होते हैं कि देसी रियासतें होती हैं, प्रिंसली स्टेट होता है, जिसे क्या बोला जाता है? देसी रियासतें होती हैं, देसी रियासतें। और कहीं कहीं पे क्या होता है? जमींदारी 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 सिस्टम होता है, जमींदारी सिस्टम होता है। अब इन्हीं जमींदारी और देसी रियासतों से क्या किया गया कि भूमि को ले लिया गया, और ले करके क्या किया गया? भूमि को, लैंड को ले लिया गया, भूमि को लिया गया, और भूमि को ले करके क्या बनाया गया? ये बात की गई कि इन भू क्षेत्रों पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए? वनीकरण किया जाए। क्या किया जाए? वनीकरण। वनीकरण मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वनों को लगाया जाए, ठीक है, वनों को लगा कर ज़्यादा से ज़्यादा वनों को लगाया जाए, और ट्री कवर या फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया जाए। क्या किया जाए? ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर को क्या किया जाए? फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया जाए, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया जाए, ये बात की गई। तो इसमें इसी वजह से ये वनीकरण और ट्री कवर को बढ़ाने के लिए इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक नीति लाई गई। उस नीति का नाम था राष्ट्रीय वन नीति 1952। अब आगे बात करते हैं और क्या करना था। एक बात, अगर इसमें जमींदारी प्रथा आ गई, तो जमींदारी प्रथा के बारे में हम आपको जल्दी से इंट्रोड्यूस करा दें कि जो जमींदारी सिस्टम था, जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी जो सिस्टम था, व्यवस्था था, ये जमींदारी व्यवस्था सबसे पहले 1793, जब इंडिया ब्रिटिश के अंडर में गुलाम था, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या थे? वायसराय थे। क्या थे? वायसराय थे, वायसराय, ठीक है, वायसराय थे। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही 1793 जमींदारी व्यवस्था को लाया गया था। और जमींदारी व्यवस्था क्या थी, ये बहुत जल्दी हम समझा घटा दे रहे हैं। जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी सिस्टम क्या था? जमींदारी जो सिस्टम था, इसमें मान लो कोई भी एक गांव का क्षेत्र है, और गांव में रहने वाले ये किसान हैं। ये जो किसान होते हैं, ये अपने मुखिया, इनका एक मुखिया होता था लगान वसूल करने का, इनका जो अधिकारी होता था वो क्या होता था? जमींदार होता था। कौन होता था? जमींदार होता था। और इसी जमींदार को क्या करते थे? वो कर देते थे, लगान देते थे, टैक्स देते थे, और टैक्स देते थे। और यही टैक्स जमींदार किसे देता था? वायसराय को देता था, वायसराय को देता था। ये टैक्स जमींदार क्या करता था? वायसराय को देता था। इसका कुछ पार्ट अपने पास रख लेता था, जैसे 1/, कुछ भी पार्ट ये अपने पास क्या होता था? रख लेता था। और बचे हुए रेस्ट पार्ट को जितना वायसराय को चाहिए होता था, उसके पहले नॉर्म से जो डिसाइड होता था, तो वो किसे देता था? वो देता था वायसराय, वायसराय को दे देता था, ठीक है। तो यही
क्या होता था, इसे क्या बोलते थे, जमींदारी व्यवस्था बोलते थे। तो इसी के आधार पर अब क्या वही बात हुई कि जब इंडिया उसमें नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जब बनाने की बात कर रही थी, तो इन्हीं देसी रियासतों और जमींदारी सिस्टम, जमींदारी से भूमि को लेकर के क्या किया जाए, रिकवर किया जाए। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था उसमें बहुत से लोगों के पास क्या होती, ज़मीनें नहीं होती थी, और कुछ लोगों के पास ज़मीनें बहुत ज़्यादा होती थी, और कुछ ज़मीनें ऐसी होती थी जो पड़ती पड़ी होती थी। उनकी भी बात की गई कि पड़ती पड़ी भूमि को भी वहाँ पे वनीकरण किया जाए। अब सीधा इसके एम पे आ जाते हैं, मेन एम पे। राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति, इसके उद्देश्य क्या है कि मैदानी भागों में मैदानी भागों में मैदानी भागों में 35% 35% वनावरण करना, और पहाड़ी भागों में पहाड़ी भागों में पहाड़ी भागों में 65% वनावरण करना। और क्या था, देश की कुल भूमि का देश की देश की कुल भूमि का कुल भूमि का देश की कुल भूमि का 1/3, 1/3 पार्ट या थर्ड भाग, 1/3 भाग का वनाच्छादन करना। वनाच्छादन वनाच्छादन करना। और पहाड़ी भाग मतलब पर्वतीय भाग, जो पर्वतीय राज होते हैं, जो पहाड़ी भाग होते हैं, जैसे हिमाचल पहाड़ी भागों में, जैसे अभी उसे हम अलग से बता देते हैं। और क्या करना था, एक शब्द आता है इसमें, बात की गई कि सामाजिक वानिकी का प्रोत्साहन करना। किसका प्रोत्साहन किया जाना, सामाजिक वानिकी का प्रोत्साहन किया जाना। सामाजिक वानिकी का प्रोत्साहन किया जाना। प्रोत्साहन प्रोत्साहन किया जाना। सामाजिक वानिकी मतलब क्या हो गया, सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री का प्रोत्साहन किया जाना, ये बात आई। अब इसमें आप समझ रहे होंगे कि सामाजिक वानिकी है क्या। और सामाजिक वानिकी है क्या, मैदानी भागों में 35% की बात की गई, पहाड़ी भागों में 65% की बात की गई। ये बात क्यों इतना, ये बात कैसे आ रही है कि पहाड़ी भागों में 65% जबकि मैदानी भागों में 35% की बात की जा रही है। क्या था कि जानते हो कि कुछ पहाड़ी जो राज्य होते हैं, पहाड़ी राज्यों में जैसे पहाड़ी राज्य पहाड़ी राज्य क्या, आपके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, तो इन सब जो क्षेत्र होते हैं, और नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट मतलब पूर्वोत्तर भारत का जो क्षेत्र होता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, ये क्षेत्र में तुम देखोगे कि यहाँ पे क्या होता है, हिमालयन माउंटेन पाए जाते हैं, और वहाँ के पहाड़ क्या होते हैं, कुछ इस टाइप से होते हैं, और कुछ पहाड़ क्या होते हैं, एकदम इस टाइप से सीधा खड़े टाइप के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि कैसे समोच्च कृषि करते हैं या स्टेयर फार्मिंग करते हैं। और स्टेयर फार्मिंग करते हैं तो स्टेयर फार्मिंग क्या, सीढ़ी नुमा प्रकार की क्या करते हैं, खेती किया करते हैं, सीढ़ी नुमा प्रकार की खेती होती है, और यह समोच्च कृषि करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो मिट्टी होती है, तो मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी का कटाव ना हो, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन की बात की गई। जितना ज़्यादा यहाँ पे वनीकरण किया जाएगा, उतने ही ज़्यादा मिट्टी के कटाव क्या होगी, रुकी रहेगी। क्योंकि जो आपके पेड़ होते हैं, ये पेड़ होते हैं, तो पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं। जो मिट्टी को ये क्या करती हैं, मिट्टी को रोक कर रखती है, मिट्टी को बांध कर रखती हैं। तो मिट्टी को बांध के रखेंगी, इससे वजह से क्या होगा, जब भी यहाँ पर क्या होगा, बारिश होगी, बहुत ज़्यादा बारिश होगी। बारिश होने की वजह से जो भी पानी यहाँ से जाएगा, या यहाँ से जो भी नदी फ्लो होगी, रिवर का फ्लो होगा, या बारिश का पानी जाए, या तो रिवर फ्लो हो, इससे क्या होगा कि यहाँ पे अपरदन नहीं होगा। क्या होगा, अपरदन अपरदन अब कैसा अपरदन, मृदा अपरदन नहीं होगा। अपरदन नहीं होगा मतलब कम होगा, कम होगा। इसकी वजह से क्या होगा, अपरदन जब कम होगा, इसकी वजह से भूस्खलन
क्या होगा, कम होगा, भूस्खलन भी कम होगा। इससे क्या होगा, जब भूस्खलन अपरदन कम होगा तो इसी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जब मिट्टियाँ नहीं कटेंगी, मिट्टियाँ न कटने की वजह से क्या हो जाएगा कि पानी का जो यहाँ पे कोई गर्त नहीं बनेगा, मतलब खड्ड का निर्माण नहीं होगा। इससे क्या होगा, आपकी मिट्टी भी बची रहेगी, आपका यहाँ पे खेती भी अच्छी से हो पाएगी। स्टेयर फार्मिंग जो वहाँ पे की जाती है, अगर मिट्टी को कटाव अगर ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे फार्मिंग करना, मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर कृषि का कार्य किया जाना वो भी सही नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि कृषि का कार्य सही चल पाएगा। कृषि का कार्य जब प्रदूषण कम होगा तो कृषि का कार्य सही रहेगा, सही रहेगा। इसी वजह से और यहाँ पे प्राकृतिक आपदा जैसी समस्या नहीं आ पाएगी। क्या होगी, प्राकृतिक आपदा जैसी समस्या, प्राकृतिक आपदा आपदा जैसी समस्या नहीं आएगी या कम होगी, नहीं आएगी, या प्राकृतिक आपदा समस्या कम होगी, जिसकी वजह से आपदा समस्या यहाँ पे कम होगी। और यहाँ पे जो पानी का जो फ्लो होता है, जब आप देखते हो कोई भी अगर डेंस फॉरेस्ट होता है, डेंस फॉरेस्ट अगर कहीं पर रहेगा या कहीं पे अगर कोई भी रुकावट का माध्यम अगर ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ से जब कोई भी पानी का फ्लो होगा तो पानी के फ्लो की रफ्तार क्या होगी, धीरे हो जाएगी। पानी के फ्लो की रफ्तार क्या होगी, धीरे। और इसी धीरे की वजह से क्या होगा, पानी बहुत तेज़ी से नीचे नहीं आएगा। और अगर यहाँ पे नीचे अगर बस्तियाँ हैं, अगर यहाँ बस्तियों का बसाव है, तो इनका विनाश क्या होगा, कम होगा, विनाश भी कम होगा। क्योंकि पानी का रफ्तार जब बहुत तेज़ी नहीं होगा तो बहुत तेज़ी से पानी का यहाँ पे फ्लो चारों तरफ फैलेगा नहीं। तो जब फैलेगा नहीं तो किसी भी जब प्रेशर बहुत कम लगेगा तो उनका तोड़ना फोड़ना डिस्ट्रक्शन जो होगा वो बहुत क्या होगा, कम होगा, या थोड़ा बहुत होगा, ज़्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन जब ये पानी का फ्लो बहुत तेज़ी के साथ हो जाएगा तो जिसकी वजह से उनका विनाश बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसी वजह से बोला गया पहाड़ी राज्यों पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, वनीकरण का बढ़ावा दिया जाए, जो पहाड़ी राज्य होते हैं। ठीक है। अब एक बात आती है सामाजिक वानिकी का प्रोत्साहन। ये सामाजिक वानिकी होती क्या है, अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं। समाज सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री होती है लोगों का लोगों के लिए, लोगों का लोगों के लिए लोगों के लिए लोगों द्वारा चलाया गया कार्यक्रम, लोगों द्वारा चलाया गया कार्यक्रम। तो लोगों के लिए लोगों के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम क्या कहलाता है, आपका सामाजिक वानिकी कहलाता है। सामाजिक सामाजिक वानिकी क्या होता है, लोगों के लिए लोगों द्वारा चलाया गया कार्यक्रम क्या होता है, सामाजिक वानिकी होता है। अब सामाजिक वानिकी का मतलब क्या हो गया, सामाजिक वानिकी का अब इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव के लोगों का क्या किया जाना, समर्थन किया जाना। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, गांव के लोगों का समर्थन ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें ये होगा कि गांव के लोगों की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित की जा सके, या उनकी भागीदारी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो इसमें क्या है, लोगों के लिए लोगों द्वारा चलाया गया कार्यक्रम होता है, लोगों के लिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गांव के लोगों की भागीदारी या शहर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की भागीदारी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना। इसका मतलब क्या होता है, लोगों की भागीदारी का बढ़ावा देना, का बढ़ावा देना। इससे ये होता है कि इससे क्या करना होता है, ग्रामीण का विकास करना। इसे क्या करना है, ग्रामीण का विकास करना, ग्रामीण का विकास करना। ये बात निकल के आई कि पहली हुई वन नीति में क्या बोला गया, ग्रामीण। क्वेश्चन में आ सकता है कि किस वन नीति में ग्रामीण के विकास की अवधारणा को हम लेके आए। तो पहली जो आपकी राष्ट्रीय वन नीति बनी थी 1952, उसी में ग्रामीण के विकास की अवधारणा को लेके आए कि जैसे ग्रामीण के विकास करने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कोई आपका ये गांव है, ये आपका जैसे मान लो आपका ही गांव है, इस गांव में क्या करना है, आपको क्या चाहिए, आवास चाहिए। आवास मतलब घर चाहिए। तो घर के लिए आपको क्या चाहिए,
लकड़ी चाहिए। और लकड़ी तभी प्राप्त हो जाएगी जब ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्षेत्र में या आपके देश में वनावरण होगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा वनावरण होगा तभी तो आप वो लकड़ी पिलर के लिए यूज कर पाएंगे, आवास बना पाएंगे। तो दूसरा, आप किसी गांव को किसकी सुविधा चाहिए? स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए। और स्वास्थ्य की सुविधा के लिए क्या चाहिए? अस्पताल चाहिए। अस्पताल, तो ये अस्पताल के निर्माण में भी किसकी ज़रूरत पड़ती है? अस्पताल के निर्माण में भी लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी वजह से ज़्यादा क्या किया जाना है कि ग्रामीण का विकास किया जाना है और सामाजिक वानिकी का उपयोग करके किया जाना है। और गांव में क्या करना है? अगर लकड़ी से संबंधित किसी को उद्योग लगाना है, क्या लगाना है? वुड इंडस्ट्री। अगर मान लो कि अगर वो इसी लकड़ी का उपयोग करके वुड इंडस्ट्री लगाता है या लकड़ी उद्योग लगाता है, लकड़ी उद्योग, जैसे मान लो कि अगर कोई भी इंसान है वो अपने क्षेत्र में क्या करना, फर्नीचर हाउस खोलना चाहता है, उससे कमाना चाहता है, या कुछ छोटे मोटे कारखाने बनाना चाहता है, तो आप तभी कर सकते हो। लकड़ी के से कोई भी चीज़ अगर आप बना सकते हो जब आपके पास लकड़ी होगी, जब आपके पास क्या होगा, वनावरण क्षेत्र होगा। इससे क्या होगा कि लकड़ी को उद्योग लगाने से क्या होगा कि लोगों की आय में क्या होगी, वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। अगर आय में वृद्धि होगी, इस आय की वृद्धि होने के साथ साथ वहाँ के क्या होगी, अर्थव्यवस्था, 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 गांव की अर्थव्यवस्था, उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में क्या होगी, वृद्धि होगी। इससे क्या होगा, ग्रामीण का विकास होगा, ग्रामीण विकास होगा। ग्रामीण विकास कैसे? ग्रामीण विकास इससे हो जा रहा है भाई, जैसे मान लो कि किसी भी एक इंसान के द्वारा क्या लगाया गया, उद्योग लगाया गया। ये क्या है? वुड इंडस्ट्री है, लगाया गया। और इसमें काम करने वाले काम करने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ी, और यहाँ पे लोगों को आपने क्या किया, यहाँ पे नियुक्ति की। जैसे ये मनसुख लाल हो गए, ये राम मनोहर हो गए, ये चित्तरंजन लाल हो गए, ये ननकऊ साहब हो गए। अब इन लोगों को काम चाहिए होगा। और एक क्या है, परमेश्वर धाम, इनका नाम है परमेश्वर धाम चौबे। ये उद्योग लगा दिए हैं और इन लोगों को भी काम चाहिए इनके कारखाने में। ये लोगों को इनके यहाँ पे नियुक्ति करके इनकी आय में क्या करेंगे, इनकम में वृद्धि हो जाएगी। तो सबकी अगर आय में वृद्धि हो जाएगी तो इन लोगों को भी क्या होगा, इनकी भी अपनी दैनिक जीवन सुविधाएं अच्छी चल पाएंगी और ये लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त कर पाएंगे। इससे क्या होगा, इन सब चीज़ों से आपको दिख रहा है कि एक किसी क्षेत्र का, ये किसी क्षेत्र के ये किसी क्षेत्र के विकास की तरफ ले जा रहा है, विकास की तरफ अग्रसर है, अग्रसर है। तो यही होता है, इसी वजह से सामाजिक वानिकी का उपयोग किया गया था, सामाजिक वानिकी को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक टर्म आप लिख लीजिए इसमें। और सामाजिक वानिकी में और एक चीज़ और था सामाजिक वानिकी में, कि जो खाली पड़े स्थान होते हैं, जैसे मान लो कि ये आपका गांव का क्षेत्र है, इस गांव के क्षेत्र में इतने क्षेत्र पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपकी बस्तियाँ हैं, यहाँ पे क्या है, बस्तियाँ हैं। और यह इस बस्तियों के बाहर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो ये क्षेत्र यूज़ में नहीं आ रहा है। इतना क्षेत्र क्या है, यूज़ नहीं हो रहा है। इतने क्षेत्र में क्या हो रही है, कृषि हो रही है, कृषि हो रही है। और इतना क्षेत्र यूज में नहीं आ रहा है, ये भूमि पड़ती पड़ी हुई है। तो गवर्नमेंट चाह रही थी इस सामाजिक वानिकी का उपयोग करके लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ा दिया जाए और लोगों की भागीदारी को बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र पे क्या लगाया जाए, ऐसे क्षेत्रों पे फलदार वृक्ष, फलदार वृक्ष, फलदार वृक्ष लगाया जाए, लगाया जाए। तो गवर्नमेंट यही चाहती थी कि ऐसे क्षेत्रों पे जो किसी भी गांव के जो खाली पड़े क्षेत्र होते हैं तो उस क्षेत्रों पे क्या लगाया जाए, फलदार वृक्ष लगाया जाए। और इससे क्या होगा कि इस क्षेत्र पे क्या हो जाएगा, वनीकरण होगा या वनीकरण होगा। ठीक है, वनीकरण होगा। और और चलते हैं, और किसके लिए ये काम किया गया, सामाजिक वानिकी के उपयोग किस और किसके लिए किया गया, पर्यावरणीय। क्वेश्चन आ सकता है सामाजिक वानिकी का उपयोग ऑप्शन देकर कर सकता है। तो ये पर्यावरणीय पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए, किसके लिए, पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए। और किसके लिए, रोजगार में वृद्धि के लिए। आपको यही मैंने समझा दिया रोजगार कैसे वृद्धि हो रही है, रोजगार में क्या क्या करने के लिए, रोजगार वृद्धि के लिए। इन सब चीज़ों के लिए सामाजिक वानिकी का उपयोग किया गया। इसे सामाजिक वानिकी को बोलते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक है, आगे चलते हैं हम।
अब इसी में एक टर्म है फॉरेस्ट, नोट में लिख लीजिए, नोट में ये बात पॉइंट कर लीजिए नोट में कि जो टर्म फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट मतलब वन, जो फॉरेस्ट टर्म है ये फॉरेस्ट वन, इसे या जंगल, इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 1976 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया? समवर्ती सूची में शामिल किया गया। समवर्ती सूची मतलब ऐसी सूची जिस पर केंद्र और राज्य, सेंट्रल और स्टेट दोनों को नियम बनाने का अधिकार है। सेंट्रल और स्टेट दोनों को क्या करना है? नियम बनाने का अधिकार है, नियम बनाने का अधिकार है। अब ये बात आएगी तो इस बात को भी कंप्लीट कर दें। समवर्ती जो सूची है ये कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है। अब चलते हैं, पहले ये राज्य सूची का विषय था कि राज्य इस पर नियम बना सकती थी, लेकिन फिर बाद में क्या किया गया कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया, संविधान संशोधन किया गया 1976 में। उसके बाद से क्या किया गया कि इसे हम क्या किया कि सेंट्रल और स्टेट इसे समवर्ती सूची में रखें, जिससे कि राज्य और केंद्र और राज्य दोनों इस पर नियम बना सकते हैं वन को लेकर के। ठीक है। एक पॉइंट और है, आगे लिखिए कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का उद्देश्य और क्या था? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का उद्देश्य और था कि मेन गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रबंधन और फॉरेस्ट और वन्यजीव के प्रोटेक्शन को लेकर के क्या नेशनल फॉरेस्ट राष्ट्रीय वन नीति का उद्देश्य क्या था? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 का और उद्देश्य क्या था कि गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया, निर्देश दिया गया, किसे? सरकार के द्वारा निर्देश देना था कि कैसे वन वाइल्ड लाइफ, वन जीवों का संरक्षण किया जाए। ठीक है। क्या करना था कि इनका प्रबंधन करना था, संरक्षण कैसे? वन जीवों का प्रबंधन और संरक्षण किया जाए, इनका प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, और इन्हें कैसे कंजर्व किया जाए या प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। ठीक है। तो यही सरकार के द्वारा ये निर्देश जारी किया गया था इसमें। और क्या करना था कि मतलब जो भी और कैसे क्षेत्रों पे ये भी आ सकता है कि इसमें क्या करना था? प्लांटेशन को बढ़ावा देना था, जो डिगार्डेड फॉरेस्ट एरिया थे। मतलब और क्या था, आपको भी बता चुके हैं कि किसे क्या बढ़ावा देना था? प्लांटेशन। ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाना था कि प्लांटेशन किया जाना था। क्या किया जाना था? वनीकरण किया जाना था। कैसे क्षेत्रों पे? ऐसे क्षेत्र जो क्षेत्र खराब हो चुके हैं, मतलब कि जो क्या थे कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे आपको पता यहीं पे पड़ती पड़ी हुई ज़मीन थी, जो क्षेत्र वहाँ पे कुछ कृषि भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा था, ऐसे क्षेत्रों पे क्या किया जाना था? प्लांटेशन किया जाना था। प्लांटेशन को बढ़ावा देना था, जो पहले से प्लांट लगे हुए थे और भी प्लांट ऐसे क्षेत्रों पे लगाना था। इस एरो का ऊपर का मतलब होना है कि वृद्धि, मतलब बढ़ावा कर देना था। फिर आगे चलते हैं, एक एक्ट इससे संबंधित हम बता देते हैं। एक एक्ट पास कब हुआ? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। वन संरक्षण अधिनियम 1980। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या था? इसमें बोला गया, ये किसके द्वारा पास किया गया ये एक्ट?
तो ये तुरंत लिख दोगे क्या, संसद द्वारा, संसद द्वारा। ठीक है, कोई भी अधिनियम जो होता है वो संसद द्वारा इसे बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि संसद में क्या होती है, राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है। तो ये कोई भी जो बिल आता है, चाहे वो राज्यसभा में आए चाहे वो लोकसभा में आए, तो अगर अगर मान लो कोई भी बिल कहाँ पे आ रही है, लोकसभा में आ रही है, तो लोकसभा से पारित होगी, पारित होने के बाद कहाँ पे जाएगी, किस हाउस में, राज्यसभा में। और राज्यसभा से पारित होने के बाद किसके पास जाएगी, ये प्रेसिडेंट के पास जाएगी। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति के पास जाएगी, और राष्ट्रपति इसमें अनुच्छेद अनुच्छेद 111 का उपयोग करते हुए इसमें क्या करेंगे, सहमति दे देंगे। जब क्या दे देंगे, सहमति दे देंगे। इसी सहमति के बाद से यह बिल किस में बदल जाएगा, अधिनियम में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ये अधिनियम में बदल जाएगा। और यहाँ से, और अधिनियम जब बदलेगा तो यहाँ से जो बिल आया था वो बिल किस में बदला, अधिनियम बदल गया। किस अनुच्छेद का उपयोग करके, 111। कौन अपने पावर का यूज किया, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा मतलब होता है निम्न सदन, राज्यसभा मतलब होता है उच्च सदन। अब आगे चलते हैं। तो ये जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास हुआ, वन संरक्षण अधिनियम पास हुआ, तो ये वन संरक्षण अधिनियम क्या करना था, इसमें ये बात निकल के आई कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, यहाँ पे वनीकरण करेंगे। क्या करेंगे, वनीकरण। ज़्यादा से ज़्यादा वनों को लगाएंगे, वनीकरण। वनीकरण क्या बोलते हैं उसे, अफॉरेस्ट्रेशन। अफॉरेस्ट्रेशन करेंगे, वनीकरण करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। फिर दूसरा क्या करना था कि इसे कंपलसरी किया गया स्टेट के लिए, राज्य के लिए, राज्य के लिए ये क्या किया गया, कंपलसरी किया गया, अनिवार्य बनाया गया, अनिवार्य, अनिवार्य बनाया गया, बनाया गया। क्या अनिवार्य बनाया गया भाई, अनिवार्य बनाया गया, अगर राज्य कोई भी वन क्षेत्र को, मान लो कि ये जो क्षेत्र है ये क्या है, वन क्षेत्र है, ये वन क्षेत्र है, इस वन क्षेत्र को, किसी भी वन क्षेत्र को उसे नॉन फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट करना है। किसमें, कि वो जो वन क्षेत्र है उसे काट करके वहाँ कुछ उसे बनाना है। कोई भी, जैसे ये क्या है, ये वन क्षेत्र है, इस वन क्षेत्र को किसमें कन्वर्ट करना है, नॉन फॉरेस्ट एरिया में। किसमें, नॉन फॉरेस्ट, नॉन फॉरेस्ट एरिया। इसे नॉन फॉरेस्ट एरिया में अगर बदलना है, कोई भी राज्य को अनिवार्य ये बनाया गया इस संरक्षण अधिनियम के तहत, कोई भी राज्य अगर किसी भी वन क्षेत्र को नॉन फॉरेस्ट एरिया के क्षेत्र में वो बदलता है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना अनिवार्य कर दिया गया। क्या अनिवार्य बनाया गया, किस क्षेत्र में, कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, भारत सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार से वो अप्रूवल लेगा कि जब किसी भी वन क्षेत्र को नॉन फॉरेस्ट एरिया में अगर कोई भी राज्य इसे बदलता है, उसे ये अनिवार्य कर दिया गया, इसे बदलने से पहले नॉन फॉरेस्ट एरिया मतलब कोई बिना वन के क्षेत्र में काट पीट के अगर वहाँ पे कुछ वो अपना काम करना चाह रही है, कुछ बनाना चाह रही है, तो ऐसे क्षेत्रों में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पहले अप्रूवल लेगा। अप्रूवल लेने के बाद ही वन क्षेत्र को नॉन फॉरेस्ट एरिया में बदलेगा। ये किस अधिनियम के तहत, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ये काम किया गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फॉरेस्ट्री थी, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ, ये दो चीज़, ये जो दो शब्द थे, ये सब्जेक्ट जो विषय थे, 1985 में 1985 में 1985 में 1985 में वानिकी और वन्यजीव के विषय को, वन्यजीव के विषय को, जो वानिकी थे और वन्यजीव के विषय को, ये पहले किसके मिनिस्ट्री के अंदर आते थे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब कृषि मंत्रालय, ये पहले कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आते थे। अब क्या था कि 1985 में वानिकी और वन जीव के विषय को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से हटा करके कहाँ कर दिया गया, कहाँ कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट,
एंड फॉरेस्ट, मतलब पर्यावरण, वन और पर्यावरण मंत्रालय। ये कब किया गया? ये 1985 में। 1985 में वानिकी और वन्यजीव के विषय को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट में बदल दिया गया। इसका एम क्या था कि जो भी फॉरेस्ट्री का जो मेन क्या करना था, हमें फोकस करना था, कोई भी फॉरेस्ट्री इशू होती है, कोई भी फॉरेस्ट्री से मतलब मामला अगर उठ रहा है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना। इसका मतलब क्या होता है, क्यों ऐसा किया गया? कोई भी फॉरेस्ट्री का अगर कोई भी वानिकी का विषय होता है, इस विषय को ज़्यादा से ज़्यादा हम उस पर अटेंशन दे सके, फोकस दे सके, कोई भी इशू से संबंधित होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक काम किया गया को 1970 के दशक तक क्या हुआ कि एक नया अप्रोच लेके आए। एक नया अप्रोच आया था 1970 में, न्यू अप्रोच ऑफ पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट या जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। क्या था? एक नया अप्रोच लेके आए थे कि न्यू जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये क्या था? 1970 के जब दशक तक, 1970 के मध्य तक क्या होता है कि ट्रेडिशनल सिस्टम, जो पारंपरिक व्यवस्था थी, वही चल रही थी। पारंपरिक व्यवस्था चल रही थी 1970 के दशक तक। अब 1970 के दशक के बाद 1970 के बाद क्या किया गया कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, क्यों चल रही थी? क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ नहीं रही थी। जो ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से, तीव्र गति से क्या होने लगी? वृद्धि होने लगी। मतलब रैपिडली इंक्रीज हुआ इनका। क्या हुआ? रैपिडली इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से रैपिडली इंक्रीमेंट या इंक्रीज की वजह से क्या हुआ कि जनसंख्या के दबाव किसी भी क्षेत्र में ज़्यादा पड़ने लगा और उसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी। किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी? लकड़ियों की। किसे? फ्यूल की, ईंधन की। और क्या? लकड़ियों की, टिम्बर की ज़्यादा यूज होने लगी। और क्या? किसकी? एग्रीकल्चर, कृषि की। और फिर क्या हुआ? पशुधन की, लिव स्टॉक, पशुधन की। किससे ज़रूरत होने लगी? पशुधन की। जिसकी वजह से फ्यूल मतलब ईंधन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। ईंधन कैसे? कि गांव में रहने वाले लोग, उसमें गैस का ज़्यादा इजाद हुआ नहीं था, तो जिसकी वजह से वो लकड़ी के माध्यम से गांव में क्या करते थे? वो अपना खाना बनाते थे। और टिम्बर, लकड़ी का ज़्यादा वो घर बनाने लगे लकड़ी को यूज़ करके। एग्रीकल्चर, कृषि उनके लिए ज़रूरत थी। कृषि कार्य करने के लिए वो क्या करने लगे? वनों काटने लगे। पशुधन ज़्यादा पशुधन अपने खान पान के लिए पशुधन ज़्यादा अगर पालना स्टार्ट कर देंगे तो उनके क्या चाहिए? ग्रेजिंग। पशुधन को क्या चाहिए? ग्रेजिंग, चारण की व्यवस्था होनी चाहिए। चारण कि वो चरने का काम कहाँ करेंगे? उसी क्षेत्र में करेंगे जहाँ पर घास होगी, थोड़े जो छोटे पेड़ होंगे। इन्हीं की वजह से जब ईंधन की ज़रूरत पड़ी, लकड़ी की ज़रूरत पड़ी, एग्रीकल्चर कृषि की ज़रूरत पड़ी और पशुधन की पड़ी, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या काटे गए? वनों की कटाई स्टार्ट होगी। और इसी कटाई को क्या कम करने के लिए 1970 में ये आया क्या? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का क्या कहा गया कि कि रूरल कम्युनिटी और जो रूरल के लोग हों, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए। बोला गया कि जो रूरल कम्युनिटी है, क्योंकि रूरल कम्युनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है? लकड़ियों के माध्यम से ईंधन का उपयोग किया जाता था और लकड़ी के ही ज़्यादा उपयोग किए जाते थे। और एग्रीकल्चर कृषि वहीं होती थी, इसलिए वन वहीं ज़्यादा करते थे। पशुधन सबसे ज़्यादा पाले वहीं जा रहे थे, इस वजह से ग्रेजिंग वहीं होती, चारण होता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि उस पर्यावरण, उस इकोसिस्टम का क्या हो रहा था? विनाश हो रहा था या उसमें कमी आ रही थी। तो इसी वजह से इसे कम करने के लिए जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट लाया गया और रूरल कम्युनिटी है, इन्हें जो बोला गया कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो। रूरल कम्युनिटी और किसे? लोगों को। रूरल कम्युनिटी मतलब ग्रामीण समुदाय, जो भी ग्रामीण समुदाय के लोग होते थे, उन्हें बोला गया ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भागीदारी बने और वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार हों। इस भागीदारी के सुनिश्चित ये करना था
की भागीदारी दे करके ये जो पर्यावरण क्षेत्र है क्या करना है, फॉरेस्ट को वन का प्रबंधन करना कि वनों को प्रबंधन मैनेजमेंट करो, उसे बचाओ, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, इसी की वजह से जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट आया था। अब यहाँ पे अब एक बात और निकल के आई थी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री का जो आयोजन हुआ था 1987 में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री का आयोजन होता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री, वानिकी पर केंद्रीय बोर्ड, किसके केंद्रीय वानिकी बोर्ड, जिसे क्या बोलते हैं, केंद्रीय वानिकी बोर्ड। और केंद्रीय वानिकी बोर्ड का क्या होता है, आयोजन होता है 1987 में। ये आयोजन होता है 1987 में, जिसमें पीएम के द्वारा, पीएम प्रधानमंत्री के द्वारा ये बात बोली जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। किस क्षेत्र में, ये वन प्रबंधन के क्षेत्र में लोगों की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित की जाए। और ये जब 31 मार्च 1990 को ये मीटिंग खत्म होती है, तो उसमें ये बोला गया कि 31 मार्च जब 1990 को मीटिंग खत्म होती है, तो उसमें ये बोला गया कि गाँव के पास अपना क्या होना चाहिए, एक योजना होनी चाहिए, गाँव के पास अपनी एक योजना होनी चाहिए, उस जिससे कि हम क्या कर सकें, एक योजना होनी चाहिए जिससे हम क्या कर सकें, रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट, रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट, रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट, एक योजना होनी चाहिए जिससे जिसे वनों का क्या किया जाए, रीजनरेशन किया जाए, उसे पुनः स्थापित किया जाए। और पुनः स्थापित करना किसका, वनों को पुनः बढ़ाना। और क्या किया जाए, रिस्टोरेशन, क्या किया जाए, रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। अब ये शब्द एक आया, इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करना। पारिस्थितिक संतुलन स्थापित करने का मतलब ये होता है, पारिस्थितिक संतुलन क्या होता है, जब कोई भी इकोसिस्टम, जब कोई भी पारिस्थितिकी क्षेत्र मतलब कोई भी ऐसा, जैसे मान लो कि अब सीधे लैंग्वेज समझो कि आपका जो कोई फॉरेस्ट का क्षेत्र होता है, इस फॉरेस्ट के क्षेत्र में, ये फॉरेस्ट पारिस्थितिकी है, फॉरेस्ट पारिस्थितिकी में आपका क्या होता है, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, ठीक है, पेड़, फिर उसके बाद अब फॉरेस्ट उसमें क्या होते हैं, और छोटे छोटे मान लो उसी समय घास भी होते हैं, छोटे छोटे पेड़ होते हैं। तो यहाँ पे इनमें किसी और प्रजातियों का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस ना हो, बहुत ज़्यादा इनका क्या होगा, कटाई ना हो। इनके कटाई होने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा होने से प्रदूषण की समस्याएं ज़्यादा हो जाएगी। जब प्रदूषण की समस्याएं होंगी तो इससे क्या होगा, जलवायु परिवर्तन होगा, जलवायु परिवर्तन होगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो पूरा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल, जलवायु परिवर्तन होने से जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो क्या होगा, बदल जाएगा। और बदल जाएगा तो इससे क्या होगा, कहीं पे बहुत ज़्यादा बाढ़ की समस्या आ जाएगी, कहीं पे बहुत ज़्यादा सूखा की समस्या आ जाएगी, कहीं पे ज़्यादा बहुत रोगों का फैलाव होने लगेगा। किसका, रोगों का फैलाव होने लगा, रोग बढ़ने लगेंगे, सूखा की समस्या आ जाएगी, बाढ़ समस्या। इन सभी समस्याओं को कम करने के लिए, रोकने के लिए क्या बोला गया, यही रोकने के लिए क्या किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाया जाए। तो यही होता, अगर ये सब समस्याएं ना आए तो उसे क्या बोला जाता है, पारिस्थितिकी संतुलन। इसे क्या बोला जाएगा, पारिस्थितिकी असंतुलन, इम्बैलेंस, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। ठीक है, यही होता है। अब लास्ट में हम समअप करते हैं कि हमने क्या क्या इसमें किया। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ाएंगे राष्ट्रीय वन नीति 1988। अब इसमें हमने क्या देखा कि सबसे पहले अब लास्ट में हम समअप करते हुए चलते हैं कि ये पॉइंट ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट होते हैं जिससे क्वेश्चन आने की संभावना होती है। लास्ट में हम समअप करते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 में हमने क्या पढ़ा, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि कुल भूभाग का हमारा कितना होना चाहिए, 33% या 1/3 पार्ट होना चाहिए। कुल भू का क्या होना चाहिए, वृक्षाधान वनावरण कितना होना चाहिए, वृक्ष आच्छादन कितना होना चाहिए, 33% या 1/3 होना चाहिए। फिर हमने क्या पढ़ा कि सामाजिक
सामाजिक वानिकी का प्रोत्साहन दिया जाए, सोशल फॉरेस्ट्री का क्या किया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए। फिर हमने क्या किया कि जो पर्वतीय भाग होते हैं, जो पहाड़ी राज्य होते हैं या पर्वतीय भाग होते हैं, पर्वतीय भाग में जो हमारा वनावरण होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 65% होना चाहिए। मैदानी भागों पर, जो मैदानी भाग होते हैं, मैदानी भाग पर आपका जो वनावरण होना चाहिए, वृक्ष आच्छादन होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 35% का होना चाहिए। और फिर आपके देश, ये हमने बता दिया कि देश के कुल भूमि का 1/3 भाग वन आच्छादन होना चाहिए। ठीक है, ये तो पहले बता दिया। और फिर वनों के संरक्षण में लोगों की आवश्यकताओं को क्या करना चाहिए, ध्यान में उन्हें जागरूक करना चाहिए, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। क्या बोला गया कि लोगों की भागीदारी, लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए, भागीदारी भागीदारी बढ़ावा देना चाहिए। और फिर क्या बोला गया कि खाली पड़े भूमि के स्थान पर क्या कैसा होना चाहिए, फलदार वृक्ष लगाने चाहिए, फलदार वृक्ष लगाए होने चाहिए। और फिर और क्या राष्ट्रीय वन नीति में हमने और क्या पढ़ा था, राष्ट्रीय वन नीति में कि हमने बोला था कि जो फॉरेस्ट का जो शब्द होता है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ था, 1976 में ये कंकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया था। और इसमें ये बात निकल के आई कि जब उसमें 1952 की फॉरेस्ट पॉलिसी बनी थी तो उसमें हमने ज़मीनें कहाँ से ली थी कि बहुत देसी रियासतों से, जमींदारों से ज़मीनें लेकर के हमने ये राष्ट्रीय वन नीति 1952 बनाई थी। ठीक है, अब ये भी बात बोला कि 1985 में फॉरेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ, जो वन्य जीव होते हैं इन्हें, जो फॉरेस्ट्री होते हैं, जो फॉरेस्ट्री थी, फॉरेस्ट्री मतलब वानिकी और क्या बोल रहे थे, ये 1952 से अलग है, 1952 में इतनी चीज़ है, 1952 की सब अलग अलग टॉपिक है कि जो आपके फॉरेस्ट्री होते हैं, वाइल्ड लाइफ होते हैं, उसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय से शिफ्ट करके हमने पर्यावरण, वन और पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत ला दिया। ठीक है, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हमने फिर क्या पढ़ा कि फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 पढ़ा। और इसका जो संशोधन 1980 के बाद से कब हुआ, 1988 भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वन संरक्षण अधिनियम का संशोधन कब किया गया, 1988 में इसका एक बार संशोधन किया गया। और इसी में बोला गया कि कोई भी स्टेट जो होती है, कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य अगर किसी भी फॉरेस्ट एरिया को, किसी भी वन क्षेत्र को, फॉरेस्ट एरिया को नॉन फॉरेस्ट एरिया में अगर बदल रही है, नॉन फॉरेस्ट एरिया बदल रही है, इसके लिए उसे किसी सेंट्रल से, केंद्र से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, भारत की सरकार से क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेगा। ठीक है, अप्रूवल लेगा, उससे सहमति, अनुमति लेगा, तभी ये बदल सकता है। ये बात फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में निकल के आई। इसमें बोला गया ज़्यादा से ज़्यादा वनीकरण पे ध्यान दिया गया। फिर हम देख रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कि गाँव में जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो फ्यूल की मांग होने लगी, एग्रीकल्चर की मांग होने लगी, और फिर क्या होने लगा, लिव स्टॉक, पशुधन का विकास, पशुधन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, कृषि बहुत ज़्यादा होने लगी। इन सब वजह से क्या हुआ कि निर्वनीकरण होने लगा, डिफॉरेस्टेशन होने लगा। क्या होने लगा, डिफॉरेस्टेशन, डी इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा होने लगा। इसी डिफॉरेस्टेशन को, इसी निर्वनीकरण को, निर्वनीकरण इन इसी निर्वनीकरण को रोकने के लिए, रोकने के लिए रोकने के लिए और वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए, वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए हमने क्या किया, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट लेके आए। जॉइंट फॉरेस्ट मतलब संयुक्त वन प्रबंधन लेके आए। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट मतलब संयुक्त वन प्रबंधन, संयुक्त वन प्रबंधन ये लेके आए 1970 के बाद से, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रूरल, जो ग्रामीण के क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण के समुदायों को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी उनकी सुनिश्चित की जाए, और उन लोगों को ये क्या जागरूक बनाया जाए कि नहीं, अब ऐसा काम न करिए, उस क्षेत्रों पे ज़्यादा से ज़्यादा आप वन लगाइए, जिससे पारिस्थितिकी संतुलन को आप बनाए रह सकते हैं। पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति में आप वन ज़्यादा लगाएंगे तो पारिस्थितिकी संतुलन बना रहेगा। तो आपके ये लास्ट में पूरा समाप्त कर दिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आज़ाद भारत के द्वारा पहली राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई, तो 1952 में बनाई गई। आज़ाद भारत जब राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत सोशल फॉरेस्ट्री क्या है अगर पूछ दिया तो सोशल फॉरेस्ट्री किस वन नीति में आई थी, 1952 की वन नीति में आएगी। सोशल फॉरेस्ट्री
जो सामाजिक वानिकी है इसमें इसका क्या उद्देश्य होता है, सोशल फॉरेस्ट्री क्या उद्देश्य होता है। ये सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है, लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है, लोगों के द्वारा क्या कार्यक्रम चलाया जाता है उनके खुद के विकास के लिए, ग्रामीण के विकास के लिए। पर्वतीय क्षेत्र में 65% और मैदानी क्षेत्र, अगर पूछा जाए कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में जो अगर नाम दे दिया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट रीजन में कितने परसेंट का लक्ष्य रखा गया था वृक्षारोपण करने का, 65% रखा गया था। और अगर पूछ दिया कि वन संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ, 1980 में पास होता है। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया कि कोई भी बिल अधिनियम कब बनता है, तो राष्ट्रपति की सहमति के बाद कोई बिल अधिनियम बनता है। फिर पूछ दे सकता है कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है इसका संशोधन कब किया गया, 1988 में इसका संशोधन किया गया। और अगर क्वेश्चन आ गया कि किस एक्ट के तहत ये बात कही गई है कि राज्य सरकार किसी भी फॉरेस्ट एरिया वन क्षेत्र को और उसे बिना वन क्षेत्र में बदलने के लिए उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ेगा, किस एक्ट में बात की गई, तो बताओगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में बात की गई थी। और अगर तुम ये बताओगे कि किसमें ये बात निकल के सामने आई कि जब मानव का दबाव, मानव जनसंख्या का दबाव जब बढ़ने लगा, उन्हें एग्रीकल्चर, ईंधन और पशुधन कृषि की जरूरत ज़्यादा पड़ने लगी, तो उसकी वजह से निर्वनीकरण होने लगा। इसी वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट आया था, संयुक्त वन प्रबंधन आया था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों को क्या बोला गया कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए इनके प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट के लिए, किसके, फॉरेस्ट के। ठीक है। और ठीक है, तो अब अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1928। और ये टॉपिक अभी खत्म हो चुका है 1952 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ये संशोधन जब होती है 1952 का 1988 में, ये कैसी है, संशोधन होती है 1952 का, 1952 की नीति का संशोधन करके ये पॉलिसी आती है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ये अगले क्लास में पढ़ाएंगे। धन्यवाद। आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपको ऐसे समझाते हुए आपको पूरा नोट्स तैयार करा देंगे और एग्ज़ाम के पहले तक पूरा हम क्लास ख़त्म कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। हमारे पास इतने ही टूल्स हैं, इसी छोटे से, अभी मेरे पास ज़्यादा टूल्स है नहीं, तो जिसकी वजह से जितना मेरे पास अवेलेबिलिटी हो पा रही है अपना 100% दे रहे हैं। आप सबका अगर विश्वास बना रहेगा तो हम आगे आपके लिए कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद।